सो वेलकम वंस अगेन टू ट्रिपल एस। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज मिक्स्ड एमसीक्यू सीरीज। टुडे द लेवल इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एडवांस एंड मॉडरेट। लाइक इन द रीसेंट वीडियो मैनी ऑफ यू हैव कमेंटेड दैट लेवल थोड़ा बढ़ाइए, तो मैं कहा चलिए आज देखते हैं आप कितना आज स्कोर कर पाते हैं। आउट ऑफ 25 आज आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट में जरूर बताना, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement regarding accounting concept is or true? First, the realization concept implies that revenue is recognized when cash is received from a customer, whereas the accrual concept requires revenue to be recognized when the right to receive payment is established. ठीक है, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, स्टेटमेंट वन इज टोटली इनकरेक्ट। नो, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए, रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है, या जिसे हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहते हैं, रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो सिंपली बात करता है रेवेन्यू की। किसकी बात करता है? रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब यानी कि अगर आपने सेल्स की है, क्या की है? सेल्स। अब ये सेल कैश पे भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है। तो रेवेन्यू कंसेप्ट जो है वो ये नहीं कहता कि सिर्फ आप कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। अगर रेवेन्यू कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहे कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करो, तो ये तो आपका बन गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बन जाता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन यहाँ पर ये तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है नहीं। फिर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये एक्रूअल कंसेप्ट से डिफरेंट कैसे है। अब ये जो एक्रूअल कंसेप्ट है, आप बोलोगे सर वो भी तो यही बात कहता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। द प्राइमरीली डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड रियलाइजेशन इज दैट एक्रूअल जो है वो इनकम की भी बात करता है, वो एक्सपेंसेस की भी बात करता है। किसकी बात करता है? एक्सपेंसेस की। फर्स्ट वाला जो है आपका, वो सिर्फ आपकी बात करता है किसकी? रेवेन्यू। ठीक है, तो एक्रूअल जो है बच्चों, एक्रूअल इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। एक्रूअल इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, इनकम्स। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन जो है वो सिर्फ एम्फोसिस किस पे करता है? रेवेन्यू पे। रेवेन्यू पे, बस ये डिफरेंस है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि पैसा आएगा तो तभी इसको हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। सो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट टू अगर हम देखें, स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? अंडर द मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? हम एक्सपेंसेस को इनकम के साथ कंपेयर करते हैं और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड कि हमें ये पैसा कमाने में कितना खर्चा हुआ है, तो ये फाइनेंशियल ईयर में ही कंपेयर किया जाता है। तो यहीं से आप देखोगे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम सिर्फ वही पोर्शन दिखाते हैं जो हमने यूटिलाइज किया है। अनयूटिलाइज तो आपका प्रीपेड बन जाता है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किए लेकिन आप उन्हें भी दिखाते हो। क्यों? क्योंकि वो मैचिंग कंसेप्ट का पार्ट है। तो स्टेटमेंट टू इज under the matching principle, prepaid expenses are recorded as assets on the balance sheet because their benefit extends into future accounting periods, aligning cost with future revenue. इसमें कोई गलत नहीं है। Statement 2 is absolutely correct. Statement 1 is incorrect. So here best take away is, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की, तो वहां पे वो नैरो टर्म है, सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस करता है। और जो आपका एक्रूअल कंसेप्ट है वो एक्सपेंसेस, इनकम सबको इंक्लूड करता है। बस ये डिफरेंस है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग कन्वेंशंस। The conservatism concept requires an entity to create a provision for anticipated losses, but it prohibits the recognition of anticipated gains until they materialize. अब इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है, देखो आप तुक्के से आंसर लगा दोगे, लेकिन स्टेटमेंट का जो मतलब है, एनालिसिस, एनालिसिस समझना जरूरी है। कल को और भी कई एग्जाम होते हैं, सेंटर के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो अपना विजन थोड़ा ब्रॉडर रखो। तो इसको इस तरह समझो कि कल कहीं और भी काम आए। सो डोंट हैव अ नैरो विजन। अब ये जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है, बट डोंट एंटिसिपेट गेन्स अंटिल दे मटेरियलाइज। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने सेल्स की, 1 लाख रुपए की आपने सेल्स की है, और आपको लग रहा है कि ये बंदा जो है इसने आपके 75,000 पे कर दिए
लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट है कि जो बाकी 25,000 है ये वापस नहीं करेगा। तो अगर दिमाग में डाउट है तो उसको दिमाग में मत रखिए, उसको बैलेंस शीट पे लेके आइए। तो इस 25,000 को बना दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या बना दो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये कंजर्वेटिज्म ही तो है, ये कहता है कि प्रोविजन बना दो। अब सेकंड कंसेप्ट अगर हम इसी का समझें, आपके पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक की वैल्यू है 10 लाख और आप इसको बेचोगे 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 11 लाख। लेकिन बिका नहीं है, बिका नहीं है, बट आपने मान लिया कि ये बिक जाएगा। तो आपके दिमाग में लग रहा है कि नहीं मैं तो बेच ही दूंगा, सेल्स तो होगी। तो अभी सेल्स हुई नहीं है, आपने एडवांस सेल कर दी, तो ये एक्चुअली में अलाउड नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 यही कहता है आपसे। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2, एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अ बिजनेस टू डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू IFRS और लोकल गैप if the items omission or misstatement would not influence economic decision of users। ठीक है। अब ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, जनरली क्या होता है ना, जब हम कोई, मान लीजिए आपकी एक फर्म है, आपने अपने फर्म के लिए एक स्टेपलर खरीदा है, ठीक है, और एक लैपटॉप खरीद दिया अपने एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, और आपकी जी फर्म है उसकी वैल्यू है 10,000 करोड़ की, आपकी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 10,000 करोड़। और यही एक और कंपनी है जो है सिर्फ 1 करोड़ की। अब ये जो खर्चा है, ये लैपटॉप मान लो 30,000 का लैपटॉप इन्होंने खरीदा, और इन्होंने भी सेम 30,000 का लैपटॉप खरीद के दिया अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। अब ये जो 10,000 की कंपनी है, ये कहेगी कि ये जो खर्च 30,000 का लैपटॉप है ना, इसे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, इन्हें इसे खर्चा दिखा दो। क्या दिखा दो? खर्चा। बट ये कंपनी कहेगी नहीं, इसे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करने की जरूरत है, इसको एसेट दिखाओ। क्या दिखाओ? एसेट। तो अब इसे किसे कैपिटलाइज करना और किसे कैपिटलाइज नहीं करना, तो इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? सिग्निफिकेंट वर्सेस इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अगर फर्म को लगता है कि ये हमारे लिए खर्चा है नॉर्मल, ये तो हमारे लिए इतना नहीं मैटर करता, तो वो उसको खर्चा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसमें? मटेरियलिटी प्रिंसिपल में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, which of the following scenarios violates the entity concept in accounting? ठीक है, violate the entity concept in accounting। अच्छा, charging depreciation on a personal vehicle owned and exclusively used by the company's managing director, including personal income tax paid by proprietor out of business bank funds as drawing in the capital account, treating salary paid to a partner as an appropriation of profit rather than as operational expense, capitalizing interest on a loan borrowed specifically to construct a factory building prior to its commission। आपको मैं देता हूं कितने? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड देता हूं, इसका आंसर बताओ मेरे को क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, टाइम अप। ठीक है, तो इसका वायोलेशन है ऑप्शन 1, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन अ पर्सनल व्हीकल। ये वो व्हीकल है जो ऑफिस में यूज नहीं हो रहा, आपकी एक पर्सनल व्हीकल है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, जो बिजनेस के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी पर्सनल व्हीकल है, और उस पे जो डेप्रिसिएशन हो रही है आप वो दिखा रहे हो किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो सीधा सीधा वायोलेशन है एंटिटी कंसेप्ट का, ठीक है। अब इंक्लूडिंग पर्सनल इनकम टैक्स पेड बाय प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस बैंक एज ड्राइंग ही तो दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में, ये थोड़े वायोलेशन है। ट्रीटिंग सैलरी पे टू अ पार्टनर एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो जब हम पार्टनर्स को अगर हम सैलरी देते हैं, दैट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट ऑन अ लोन borrowed specifically to construct a factory building prior to its commissioning। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इसका सिंपली ये मतलब है, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया और इस लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, लेकिन अभी ये बिल्डिंग जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इस बिल्डिंग को बनाने में जो भी खर्चा हुआ, चाहे वो लोन हो, लोन पे इंटरेस्ट हो,
इस इंटरेस्ट को हम करते हैं कैपिटलाइज। क्या करते हैं? कैपिटलाइज। इसीलिए ये लाइन ऐड की है, प्रायर टू इट्स कमीशनिंग। जैसे आप एसेट्स परचेज करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने एसेट्स परचेज किए हैं तो उन्हें डेप्रिशिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डेप्रिशिएट, राइट। लेकिन जब आप एसेट को परचेज करते हो, उसकी एक होती है प्राइस, फिर उस पे अगर इंस्टॉलेशन आपने खर्चा दिया है प्लस वेजेस, तो ये सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है ना। तो सेम इज हियर, ऑप्शन 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नंबर 4 है ये आपके सामने बच्चों। तो आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर बताओ। ओके, टाइम अप। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ फर्म चेंज इट्स मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जैसे आपको पता होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज चेंज नहीं होता, रिटर्न डाउन में आपका परसेंटेज सेम रहता है लेकिन अमाउंट वेरी करता है। ठीक है। Then to present a more realistic view of asset consumption, under which concept या convention is this change permissible and what is the primary compliance requirement? First, consistency concept, यहाँ तक तो ठीक है। Consistency concept के according देखा जाए, you have the flexibility to change the method. ठीक, the change is permissible only with retrospective effect. अब retrospective effect पीछे से आप इसको यानी कि बैक एंड से, ठीक है, इस ईयर से या इस मंथ से। बट लास्ट लाइन लिखिए कि विदाउट डिस्क्लोजर, ये तो सीधा वायलेशन हो गया फुल डिस्क्लोजर का। यानी कि आपने इतना बड़ा चेंज कर दिया अपनी कंपनी में और लोगों से ये बात छुपा के रखी है, तो ये स्टेटमेंट सही तो नहीं होगा ना। प्रूडेंस कंसेप्ट परमिसिबल ओनली इफ फोर्स्ड बाय टैक्स लॉज रिक्वायरिंग नो। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट परमिसिबल इफ रिजल्ट्स in better, if it results in better presentation provided the impact is fully disclosed in the financial statements. Statement 3 is the right answer. Okay, fourth is going concern concept permissible at the absolute discretion. This is incorrect. The right answer is option C. आपको 1 और 3 में से कोई एक सही लगा होगा, लेकिन ये जो लास्ट लाइन है ना, ये आपको फंसा देगी। दिस इज अ क्लासिक ट्रैप। तो अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है। एक होता है कि आपको कंसेप्ट का आना, लेकिन अच्छे से रीड करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो अच्छे से पढ़ा भी करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन। ओके, स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए आप में से कोई कल दुबई चला गया नौकरी के लिए, ठीक है, फॉर जॉब पर्पसेस, बिकम्स अ रेजिडेंट if they stay in India for 120 days। इसका मतलब है, मान लो अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया छोड़ के दुबई गए, राइट। तो अगर आप इंडिया में 120 दिन रहे हो, कितने दिन रहे हो? 120 दिन। यानी कि जब आप छोड़ के गए, छोड़ने से पहले जब आपके दिन हमने काउंट किए, हमने देखा कि आप यहाँ पे 120 दिन रहे थे, फिर आप बाहर गए हुए हो, ठीक है। अब becomes a resident if they stay in India for 120 days or more in a financial year, provided their Indian income exceeds rupees 15 lakh। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडियन सिटीजन की बात हो रही है ना, तो अगर इंडियन सिटीजन आता है तो उस पर तो रूल अप्लाई होगा 182 डेज का। 120 डेज वाला रूल उस पर अप्लाई नहीं होता। 120 डेज वाला रूल बच्चों किन पे अप्लाई होता है? जो आपके PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आजकल बाहर रहते हैं और इंडिया विजिट पर आते हैं, तो 120 डेज वाला रूल उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, या जिनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट बिकम्स अ रेजिडेंट इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज। नो, इट इज 182 डेज जो क्राइटेरिया है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट 2, इंटरेस्ट अर्नड ऑन NRE एंड FCNR। अब NRE क्या होता है? ये अकाउंट्स होते हैं। अगर आप बाहर रहते हो तो आप इंडियन बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हो, तो एक होता है NRE जिसे हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। और एक होता है FCNR, ये आजकल बहुत न्यूज में है, जिसे कहा जाता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। तो ये जो है ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन रहता है। मान लीजिए आप यूके में रहते हो, यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। तो आप
जब इंडिया में ये अकाउंट मेंटेन करोगे HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक इसको किस में मेंटेन करेगा? पाउंड में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट अर्नड ऑन NRE एंड FCNR डिपॉजिट अकाउंट इज कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब भी NRE अकाउंट हो या FCNR अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, इनको जो भी इनके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। आपके अगर 2024 का फाका पेपर देखोगे, उसमें एक एजर्शन रीजन वाला सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो एग्जामिनर ऐसा पहले पूछ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एक्सेप्ट आप कर सकते हो। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? RNOR, is taxable on foreign income if derived from a business controlled from India। उसने कोई हेड ऑफिस वगैरह इंडिया में बना के रखा है और उस पे अगर कोई फॉरेन इनकम उसने अर्न की है, ठीक है, भले ही वो फॉरेन इनकम है, लेकिन उसका लिंक इंडिया के साथ है, इंडिया में बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, तो उस पर टैक्स लिवाई किया जाता है। अगर वो प्योर फॉरेन इनकम है, उसका कोई रिश्ता इंडिया के किसी ब्रांच के साथ, ऑफिस के साथ नहीं है, तो उस पर टैक्स लिवाई नहीं किया जाता। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बैलेंस हेल्ड इन अ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट कैन बी फ्रीली repatriable abroad without any annual capping और documentation। तो इसका आंसर बताओ जरा। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके एनआरओ अकाउंट्स होते हैं, क्या होते हैं एनआरओ अकाउंट्स? वो रीपैट्रिएट का मतलब होता है वापस लेके जाना, इंडिया से पैसा फॉरेन वापस लेके जाना, उसे रीपैट्रिएट कहते हैं, ठीक है। अब इस पे लिखा है कि आप जितना मर्जी पैसा लेके जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उस रूल के अकॉर्डिंग कम से कम 1 मिलियन से ज्यादा आप रीपैट्रिएट नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 4 आपका क्या है? गलत है। सही आंसर है आपका बच्चों स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंट अकाउंट रूल्स, ठीक है। अ डीम्ड रेजिडेंट, सबसे पहली बात, ये डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है? देखिए, डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट क्या होता है? मान लीजिए अगर कोई एक पर्सन है, एक रेजिडेंट है, जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, और वो किसी और देश में, किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, वो टैक्स पे किसी और कंट्री में नहीं कर रहा, और वो इंडिया से 15 लाख कमा रहा है, उसे हम क्या मान लेते हैं? डीम्ड रेजिडेंट। एक काल्पनिक व्यक्ति क्यों मान लेते हैं? फॉर टैक्स पर्पसेस। हमें इससे पैसा लेना है, हमें इससे क्या लेना है? टैक्स लेना है। अब डीम्ड रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a इज ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज ROR। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जनरली डीम्ड रेजिडेंट को माना जाता है RNOR, रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। स्टेटमेंट 2, इंटरेस्ट अर्नड ऑन नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट इज सब्जेक्ट टू TDS इन इंडिया। जो आपके NRO अकाउंट्स होते हैं ना, उन पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है, उस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, डेट इज सब्जेक्ट टू TDS। लेकिन अगर मैं बात करूं NRE वर्सेस FCNR, इन पे ऐसा रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 आपका सही है। अब स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 3 कह रहा है FCNR डिपॉजिट कैन बी हेल्ड इन परमिसिबल फॉरेन करेंसीज विद जीरो एक्सचेंज रिस्क टू द डिपॉजिटर। अब FCNR डिपॉजिट क्या होते हैं? यूएस का कोई एक इंडियन है, NRI है, उसने इंडिया के HDFC में पैसा रखा है, लेकिन उसने कहा कि मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो डॉलर में होना चाहिए, ताकि कल को अगर करेंसी डेप्रीशिएट हो तो इस पे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ये भी सही है। एन इंडिविजुअल बिकम्स एन RNOR if they were an NRI in 9 out of 10 preceding financial years। अगर आप पिछले 10 सालों में से 9 बार NRI रहे हो, ठीक है, तो आपका स्टेटस क्या हो जाता है? RNOR।
तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट, सही आंसर आपका क्या होगा अब? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सो आई होप आज आपको मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा है लेवल, ठीक है, मॉडरेट लेवल ही कहेंगे इससे। स्टेटमेंट वन आपसे क्या पूछ रहा है? फॉरेन इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड abroad by an NRI becomes taxable in India if transferred into an Indian NRO account. आप यूके में थे, यूके में आपने कुछ पाउंड्स वगैरह अच्छे कमाए, मान लीजिए आपने 10,000 पाउंड्स कमाए हैं और आपने ये ट्रांसफर कर दिए इंडिया के एनआरओ अकाउंट में, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि ये ट्रांसफर करने से, ये जो आपने पैसा ट्रांसफर किया, क्या अब इस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा? एनआरआई बिकम्स टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अरे ये कैसे होगा कि आपने अपनी इनकम को खाली इनकम को आपने ट्रांसफर किया, अब ये पैसा आपने इंडिया से थोड़े कमाया है, तो आपके ऊपर टैक्सेबल आप कैसे बन जाओगे इंडिया इंडिया के कंटेक्स्ट में? तो स्टेटमेंट वन तो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। Upon returning permanently to India, an NRI's NRE account must be redesignated, after which interest becomes taxable once ROR status is achieved. अब बेसिकली जो फेमा है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल, इनके कुछ रूल्स हैं। इनके रूल क्या कहते हैं? अगर पहले तो आप क्या थे? एनआरआई थे, फिर आप वापस इंडिया में आ गए, रिटर्न कर दिया, आप इंडिया में सेटल हो गए, और आपका एक एनआरई अकाउंट था, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट था। तो जैसे ही अब आप इंडिया में सेटल हो गए, तो इस एनआरई अकाउंट को, इस एनआरई अकाउंट पे जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो टैक्सेस क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल। वो टैक्सेस एप्लीकेबल कब होंगे? जब आप एनआरई से बन जाओगे आरओआर, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर एक इंडिविजुअल एनआरआई से आरओआर बन जाए, क्या बन जाए? आरओआर, और जब वो एनआरआई था उसका एचडीएफसी में एनआरई अकाउंट था, क्या था? एनआरई अकाउंट। अब इस एनआरई अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, एनआरआई के लिए वो उस पे टैक्स नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप आरओआर बन गए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट थ्री जो है, सॉरी स्टेटमेंट टू, ये आपका बिल्कुल सही है। Individuals holding RNOR status are mandatorily required to report foreign bank balances in schedule financial assessment of their Indian tax return. अब मुझे एक बात बताओ, वो क्यों करेंगे? थोड़ा लॉजिक बनता है इस बात का। आपने यूके में पैसा कमाया और आप इंडिया में अगर इंडियन इनकम के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो आप उस आईटीआर में अपनी यूके की इनकम क्यों दिखाओगे? इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट थ्री आपका क्या है बच्चों? गलत है। Financial gift received abroad by an NRI from a resident Indian relative are tax exempt under section 56. तो आपने, आपके कोई चचा या अंकल थे दुबई यूके में, आपने उनके लिए कोई गिफ्ट भेजा, आपने उनके लिए क्या भेजा? गिफ्ट भेजा इंडिया से। तो ऐसे गिफ्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? टैक्स एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट फोर इज correct. The right answer is option 2. Statement 2 and statement 4 are absolutely correct. First and third are incorrect. All right, let's proceed. अब ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप अकाउंटिंग इक्वेशन। एक बिजनेस है जिसके एसेट्स है 12 लाख, लाइबिलिटीज हैं 4 लाख। बिजनेस स्टार्ट्स विद एसेट्स ऑफ रुपीज 12 लाख, 1.2 करोड़, सॉरी 1.2 करोड़, और लाइबिलिटीज कितनी है? 40 लाख, ठीक है। ओनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, क्रेडिट परचेज, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, फिर ड्राइंग्स हुई, और सब कुछ हिसाब करने के बाद आपसे पूछा गया है कि बताओ क्लोजिंग इक्विटी क्या होगा, ठीक है, और आपको बताना है क्लोजिंग लाइबिलिटीज क्या होंगी। तो मैं 15 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप ट्राई कर सकते हो ऐसे।
चलिए सबसे पहले तो आप निकालोगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे लिख लेगी, 1 करोड़ 20 लाख में से माइनस कर दो 40 लाख, तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, ओपनिंग कैपिटल तो आपका हो गया 80, 12 लाख है, कितना है ये तो ये है 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, ठीक है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 80 लाख। फिर हुआ क्या, आपने कुछ एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, चलिए फिलहाल इसे रहने देते हैं। फिर आपने कुछ क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज कितना, 8 लाख का। फिर उसके बाद आपने सेल्स की है, सेल्स कितनी है, 32 लाख की। फिर कुछ खर्चे हुए हैं कितने, 21 लाख के, जिसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है, 1 लाख। ओनर ने कितना विड्रॉ किया है, 4 लाख का। ठीक है, फिर आपने क्रेडिट परचेज की है, अनसोल्ड गुड, यानी कि ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है, 32 लाख का, और खर्चा कितना है, 21 लाख का। तो यहां से आपका अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, नेट प्रॉफिट, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 11 लाख। 11 लाख आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। अब हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप लोगे ओपनिंग इक्विटी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितना था, 80 लाख। ठीक है, उसके बाद आप क्या लोगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना इसने इंट्रोड्यूस किया, 15 लाख। ओके, एडिशनल कैपिटल लेने के बाद फिर आप लोगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया आपका, नेट प्रॉफिट आया है 11 लाख। इसे भी ऐड करोगे ना, और इसमें से लेस क्या करनी है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है, 4 लाख की। 4 लाख की क्या है, ड्राइंग्स। तो ये अगर आप टोटल करोगे, क्लोजिंग कैपिटल आपका होगा 1020000, यानी कि 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख आपका क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां पे अगर आप देखो, ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पे सेम है, लेकिन मसला है कि अब हमें लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, लाइबिलिटीज कैलकुलेट। तो अगर हमें अब लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था हमारी ओपनिंग लाइबिलिटीज कितनी थी, वो ऑलरेडी दे रखी थी, 4 लाख। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने 8 लाख का सामान खरीदा, और लास्ट में आपने 1 लाख रुपया पे नहीं किया है, वो क्या, अनपेड सैलरीज, वो कितना हो गया, 13 लाख। कितना हो गया, 13 लाख। ओके ओके, एक्चुअल में ये 40 लाख है, 40 लाख है ना। लाइबिलिटीज कितनी है, 40 लाख। 40 प्लस 8 लाख प्लस 1 लाख, ये कितना हो गया, 49 लाख। कितना हो गया, 49 लाख। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस, माइनस माइनस क्या करेंगे, ड्राइंग्स, माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, माइनस ड्राइंग्स। अगर प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हुआ, क्लोजिंग इक्विटी 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, और लाइबिलिटीज 49 लाख। तो इसका मतलब एसेट कितने होंगे, 1 लाख, 1 करोड़ 51 लाख। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा ट्रेडर हैज अ स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ, यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल कितना है, 5 लाख, और लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख। तो यानी कि स्टार्टिंग के एसेट्स कितने हैं, 7 लाख। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने पूछा हुआ है व्हाट आर द अपडेटेड टोटल एसेट्स ऑफ अल्फा ट्रेडर्स। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया,
इनके पास एक एसेट था जिसकी कीमत थी 1.5 लाख, ठीक है, और उसके बदले में इन्होंने मशीन ली 2,20,000 की। मान लीजिए इनके पास एक एसेट था, उसे इन्होंने सेल किया, सेल भी नहीं किया, एक तरह से रिप्लेस किया, ठीक है, और आपने न्यू मशीनरी जो खरीदी उसकी वैल्यू थी 2,20,000, और आपने ये 1.5 लाख रुपए एसेट के जो थे ये एडजस्ट किए, क्या किए, एडजस्ट। तो यानी कि कुल मिला के आपको 70,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, 70,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब इस 70,000 में से भी आपने 40,000 का कैश दिया और 30,000 देने के लिए आपने लोन लिया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि 80,000 के गुड्स थे वो आपने बेचे 1,10,000 में, तो यानी कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको करने हैं एसेट्स। क्या कैलकुलेट करने हैं, एसेट। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें चेंज इन एसेट्स, चेंज इन एसेट को कैलकुलेट करें, 1.5 लाख रुपए की मशीनरी गई, उसके बदले में एक नई मशीनरी आई, ठीक है, और कैश भी देना पड़ा, एसेट कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसका नेट इफेक्ट देखें, क्या देखें, नेट इफेक्ट, इसका अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो एसेट इंक्रीज हुआ 30,000 से, कितने से, 30,000 से। नेट इफेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, फिर यहीं अगर हम सेकंड देखें, आपके पास स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 80,000, 80,000 से आपका स्टॉक कम हुआ, ठीक है ना, और 1,10,000 के आपके डेटर्स हुए, क्या हुए, डेटर्स, 1,10,000 के क्या हुए, डेटर्स हुए। तो यहां पर भी अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें जो हमारा नेट चेंज है वो कितना है, 30,000, नेट चेंज कितना है, 30,000। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7,60,000, ठीक है, राइट आंसर इज 7,60,000। ओके, when a firm settles a debt due to a trade creditor of rupees 50,000 by paying 48,500 in full settlement via electronic bank transfer, where and how is the discount amount recorded in the ledger account of the creditor? तो मुबारक हो, आपको क्रेडिटर ने डिस्काउंट दी है 1,500 की, तो एक तरह से आपके लिए गेन ही हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि जब आप लेजर बनाओगे, क्या बनाओगे, लेजर अकाउंट, अब उसने तो आपको डिस्काउंट दी है, इस डिस्काउंट को क्रेडिटर के लेजर अकाउंट में किस साइड दिखाओगे? यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर। चलिए, अब सबसे पहली बात बताइए, अगर कंफ्यूज हो ना कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, सबसे पहले जर्नल पे आ जाओ। जर्नल में क्या एंट्री करोगे, आपने उसको पेमेंट की ना, क्या करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, पूरा 50,000 इसके खाते में लिखोगे। तो बैंक अकाउंट, बैंक से कितना गया, 48,500। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना है, 1,500। तो अब आपको क्या बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट, क्या बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट में आप इसको किस साइड दिखाओगे, बताओ किस में दिखाओगे, द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में आप इसको दिखाओगे। क्रेडिटर लेजर अकाउंट इज डेबिटेड विद 50,000, 48,500 एज टू बैंक एंड 1,500 एज टू डिस्काउंट। तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे 50,000, तो हिसाब खत्म हो गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। A old delivery van with a book value of 1,20,000, original cost 3 lakh, accumulated depreciation 1,80,000 is sold for 1,35,000. If the firm maintains an asset disposal account, where is this entry for accumulated depreciation posted in the ledger? Okay, so the right answer is option 2. Debited to provision for depreciation account and credited to asset disposal account. Now consider the following statement regarding errors and trial balance. An error of principle. Error of principle पता होगा, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट करने में हमसे गलती हो जाती है, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस में दिखा देते हैं।
तो ऐसे एरर्स को कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि आपने मशीनरी परचेज की अपने बिजनेस के लिए, आप एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, हालांकि इसका ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं होगा, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस पे इसका इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन होता क्या है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में तो आपकी मशीनरी रिकॉर्ड होगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी गायब है, क्योंकि वो एसेट आया ही नहीं है बुक्स में। ठीक है, तो आपके ये फाइन बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखेगा। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल सच एज ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू directly causes the total of the trial balance to disagree. Statement is incorrect. एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री नहीं करता, इनफैक्ट ये एग्री होने देता है। कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द सब्सिडियरी बुक लीड्स टू फेलियर इन द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। जब रिकॉर्ड ही नहीं की है, जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की तो एग्रीमेंट पे कौन सा इफेक्ट डालेगा। So neither statement 1 nor statement 2 is correct. All are incorrect. Both are incorrect in fact. तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Which of the following statement regarding error classification is true? अब जैसे आपको पता होगा बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में, कंपनसेटिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एरर्स विच आर डिस्क्लोज्ड एंड एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड। अब जो नॉट डिस्क्लोज्ड में आते हैं उसमें आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल आता है और एक आपका आता है कंपनसेटिंग एरर। अब ये जो कंपनसेटिंग एरर है ये कब अक्कर होते हैं, जब आपने मान लीजिए किसी एक अकाउंट में आपने 100 रुपये ज़्यादा दिखा दिए, किसी एक अकाउंट में आपने 100 रुपये कम दिखा दिए। ठीक है, किसी को आपने 100 ज़्यादा दिखा दिए, किसी में 100 कम दिखा दिए, तो इसका नेट इफेक्ट देखा जाए तो जीरो होगा। नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। तो कंपनसेटिंग एरर अकर व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ 2 और मोर इनकरेक्ट पोस्टिंग्स कैंसल ईच अदर आउट लीविंग द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस अनअफेक्टेड। यानी कि दोनों साइड गलती बराबर की हुई है, तो इस वजह से जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो एग्री करेगा। क्या करेगा, एग्री करेगा। उस पर कोई वो डिसएग्री नहीं करता। तो अगर डिसएग्री नहीं करता इसका मतलब वो एरर पकड़ा नहीं जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है। अ सिंगल साइडेड पोस्टिंग एरर सच एज क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट विद 5000 इंस्टेड ऑफ 50000 while correctly debiting cash will be highlighted by a difference in the trial balance। यानी कि आपने, इसे हम कहते हैं सिंगल साइडेड एरर्स। क्या कहते हैं, सिंगल साइडेड या वन साइडेड एरर, और एक होता है टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर के केस में क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस आपका एग्री नहीं करेगा। इफ देयर इज वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। सो इन दिस केस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। Okay. From the following operational figures of a manufacturing firm for a financial month, calculate the COGS. You have to calculate cost of goods sold. ठीक है, अब यहाँ पे वो वाला सिस्टम आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे वो वाला COGS नहीं लगा देना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। यहाँ पे जब हम COGS की बात करते हैं तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कॉस्ट शीट की। किसकी बात कर रहा हूँ, कॉस्ट शीट की। तो अगर ये न्यूमेरिकल है कॉस्ट शीट का बेसिकली, तो सबसे पहले आपको पता होगा जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो पहले हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्राइम क्या कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, और जब आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कंप्लीट हो जाए हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके बाद आपका आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपका क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले अगर हमें प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, प्राइम कॉस्ट। तो आप देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 4,50,000। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कितना है आपका 20,000, सॉरी 2 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 5 लाख। अब तीनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, तीनों को ऐड करने के बाद अगर आप देखो इट इज 50,000, यह है 4.5 लाख, और 2.5 लाख कितना होता है 7 लाख। आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी होगी 7 लाख। अभी सिर्फ प्राइम कॉस्ट आई है। फिर आपको कैलकुलेट करनी है फैक्ट्री कॉस्ट।
फैक्ट्री कॉस्ट किसके बराबर है आपका, यहाँ पे लिखा है कुछ क्या, फैक्ट्री कॉस्ट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपका कितना है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का 60% कितना होता है, 1,20,000। क्या होता है, 1,20,000। तो अब यहाँ पे आपने 1,20,000 ऐड करने हैं किसमें, प्राइम कॉस्ट में। मैं यहाँ कर देता हूँ। तो आपने प्राइम कॉस्ट में ऐड किया 1,20,000, तो यानी कि 7 लाख में आपने ऐड किया कितना, 1,20,000। वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 8,20,000। सो डेट इज बेसिकली 8,20,000। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हमें कैलकुलेट करनी है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करनी है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आपकी हो जाएगी 8,20,000 था, 8,20,000 में ऐड कर दो 40,000 और माइनस कर दो 60,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी 8 लाख। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, 8 लाख। प्राइम कॉस्ट कितनी आई आपकी यहाँ पे, 7 लाख। अब उस 7 लाख में आपने क्या किया, आपने उसमें फैक्ट्री ओवरहेड हेड किए, वो कितने थे, 1,20,000। फिर उसमें आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में से माइनस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी ऐड कर देना था। ठीक है, तो अब आपकी जो एक्चुअल अब फैक्ट्री कॉस्ट आई है वो है 8 लाख रुपए। फिर इसके बाद आपसे क्या है, अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है ना 8 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है उसमें आपको ऐड करने हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं 30,000। कितने, 30,000। तो आंसर कितना हो गया, 8,30,000। कितना हुआ, 8,30,000। ठीक है, अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था आपका 80,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख। तो अब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो है 8,10,000। द राइट आंसर इज 8,10,000। COGS जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो किसके बराबर होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये तब होता है जब आप कॉस्ट शीट कैलकुलेट करते हो। क्या कैलकुलेट करते हो, कॉस्ट शीट। सो द राइट आंसर इज 8,10,000। ओके, अब एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं EOQ, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये भी कॉस्ट शीट में आता है कि एक फर्म को कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जिससे उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। क्या हो, कॉस्ट मिनिमम। ठीक है, तो सिंपली याद रखना बच्चों, EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई C। ये फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को याद रखो। अब A का मतलब यहाँ पे होता है एनुअल डिमांड। A का मतलब क्या होता है, एनुअल डिमांड। ठीक है, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, और C का मतलब होता है आपका कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। अब ये आपको फॉर्मूला में पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आंसर पुट करने से आ जाता तो फिर बहुत आसान थी बातें, लेकिन समझना पड़ेगा। फॉर्मूला में क्या है, 2 इंटू, अच्छा साल की इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 18,000। 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है इनकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 250। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट है इनकी
10% of the unit purchase price. Okay. The purchase price per unit is ₹100. परचेज प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है आपको 100, तो यानी कि यहां आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब आपका जो EOQ है वो आ जाएगा कितना, 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो अगर आप इसका अंडर रूट निकालोगे 9 लाख ही आएगा ना। एक मिनट, 18,000, ये कितना है 10। ओके, सॉरी 90 लाख, ये कितना आया 90 लाख। 90 लाख डिवाइडेड बाय 10, वो कितना होता है 9 लाख। अब 9 लाख का अंडर रूट निकाल दो, वो लगभग आ जाएगा 900 यूनिट्स। क्या आ गया 900 यूनिट्स। अब आपको यूनिट्स मिल गए, आपको कितने 900 यूनिट। यानी कि अगर हम 900 यूनिट ऑर्डर करेंगे हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी। क्या होगी, कॉस्ट मिनिमम। इसीलिए इसको कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बच्चों याद रखना, ये बराबर होता है ई एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड आपकी कितनी है, एनुअल डिमांड है आपकी 18,000। 18,000 को डिवाइड कर दो 900 से, तो आपका कितना आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा 20। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है 20। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है इकोनॉमिक ऑर्डर और क्वांटिटी क्या है, कि हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सबसे कम। इसको कहा जाता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, इन चारों में से क्या ऐसा करेंगे जिससे जो क्विक रेशियो है वो इंक्रीज हो जाए। मान लो फर्म का क्विक रेशियो है 1.2:1, अब ये हो जाना चाहिए 1.5:1। इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर इसको हमने बढ़ाना है तो इन चारों में से कौन सी ट्रांजैक्शन हो जिससे क्विक रेशियो बढ़ जाए। ठीक है, अब अगर आपको पता हो जो आपका क्विक रेशियो है वो किसके बराबर होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इससे आपका क्या निकलता है, क्विक रेशियो। तो अब ऑब्वियस सी बात है इन चारों में से, चलो मैंने हाइपोथेटिकली मान लिया मेरे क्विक एसेट्स हैं 120 और मेरी जो लायबिलिटीज हैं, क्या है लायबिलिटीज, वो है 100। ठीक है, तो मेरा क्विक रेशियो कितना हो गया 1.2:1। ठीक है, अब इसको बढ़ाना है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ऑप्शन 1 के साथ जाएं, किसके साथ जाएं, ऑप्शन 1 के साथ, परचेजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 60 डे क्रेडिट, तो ये तो करंट लायबिलिटी को बढ़ा देगा। तो अगर ये करंट लायबिलिटी हमने, अगर जो आपका करंट लायबिलिटी है इसको बढ़ा दिया तो क्विक रेशियो तो आपका कम हो जाएगा ना। आपका ओवरऑल क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, ठीक है, आप देखो कि जो हमारा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी से, इसको बढ़ा दोगे तो ओवरऑल क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, कम। हमें बढ़ाना है ना। कलेक्टिंग कैश फ्रॉम अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल, अगर आपके पास कैश आ जाएगा ये भी कम कर देगा, बट साथ के साथ आपका ट्रेड रिसीवेबल भी तो चला गया, यानी कि आपका स्टॉक कम हो जाएगा, ये भी कम करेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, सेलिंग नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस फॉर कैश। ये आपके क्विक रेशियो को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ओके, if a company's turnover ratio decreases from 8 to 4 times while holding sales constant, what does this trend primarily indicate? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आई होप आपको पता होगा, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है तो उनको तो आप डेफिनेटली पता होगा। इससे हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है आपका COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यही होता है। अब पहले ही आपका 8 टाइम था, यानी कि अच्छा था। जितना हाई होगा ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उतना अच्छा है। इसका मतलब है आप स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सेल्स में। अगर ये कम हो जाए तो सेल्स आपकी कांस्टेंट है, तो ये क्या बताएगा आपको, यहां से बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है पोटेंशियल ओवरस्टॉकिंग, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री और स्लगिश प्रोडक्ट डिमांड। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2।
ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 18. ओके. अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, how should interest paid on bank borrowings be classified by a non-financial commercial manufacturing enterprise? अब नॉन फाइनेंशियल है, क्या है? नॉन फाइनेंशियल, यानी कि वो फाइनेंसिस में नहीं है, बैंकिंग वगैरह या एनबीएफसी नहीं है, इस तरह से वो कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है. क्या है? ठीक है. सो अब आप एक नॉन फाइनेंशियल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो, आपने इंटरेस्ट दिया, किसे? बैंक से लोन लिया था, और आपके लिए ये एक्टिविटी क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब यहाँ पे अगर यही सेम फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए हो, किसके लिए? फाइनेंशियल एंटरप्राइज, यानी कि एसबीआई या कोई भी एनबीएफसी. ठीक है. उस केस में इनके लिए ये क्या होता है? उस केस में ये होता है उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ बैंक्स या फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस. ठीक है. और इन्वेस्ट फाइनेंसिंग इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज. Which of the following is the primary function of the public financial management system implemented by the CAG, Ministry of Finance, India? ठीक है. सो अब यहाँ पर तो आप पता ही होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड फ्लोज एंड डीबीटी implementation for central state schemes. So statement option 2 is the right answer. Now, how does a social audit structurally differ from a traditional financial audit? ठीक है. Social audit assesses compliance with Companies Act statutory rule, whereas financial audit judge executive performance. ये तो कोई सेंस बनता नहीं. Social audits evaluate an organization non-financial performance and impact on society with stakeholder participation, whereas financial audit focus on financial accuracy and compliance. Social audits are conducted exclusive by CAG, whereas financial audits are conducted by internal staff. Social audits evaluate income tax return. The right answer is option 2. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक ऑडिटर है जिसने किसी कंपनी के फाइनेंसेस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद ऑडिटर जो है वो कुछ रिमार्क्स देता है. एक होता है अनक्वालिफाइड. क्या होता है? अनक्वालिफाइड. अनक्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि अनपढ़ है. अनक्वालिफाइड का मतलब है इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई मिस स्टेटमेंट्स नहीं है. फिर एक होता है क्वालिफाइड. क्या होता है? क्वालिफाइड. अब ये क्वालिफाइड क्या होता है? क्वालिफाइड का मतलब होता है कि गलती इतनी बड़ी नहीं है, नॉट अ इतनी कोई एग्जैजरेटेड या बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक नहीं है, बट स्टिल इसे इग्नोर किया जा सकता है. ठीक है. कोई परवेसिव नहीं है, बट स्टिल एक तरह का रिमार्क है, बट नेक्स्ट टाइम कंपनी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर क्वालिफाइड दिया है. ठीक है. तो जनरली हमारे पास एक अनक्वालिफाइड होता है और क्वालिफाइड. इसके बाद एक और रिमार्क होता है जिसको कहते हैं एडवर्स. एडवर्स मतलब बहुत सारा घोटाला है. फिर एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. इधर है कि नो ऑडिट पॉसिबल, इस कंपनी को ऑडिट ही नहीं हो पाएगा. अगर कहीं लिख दिया ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसका मतलब हमारे पास इतने सफिशिएंट प्रूफ्स नहीं है. इस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर्स हैं, दे आर इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस एनी ओपिनियन. सो 4 तरह की आपको मिलेंगे ओपिनियन: अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा. ओके. What is the core objective of social cost benefit analysis in social accounting? बेसिकली सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसे SCBA कहते हैं ना, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम किसी प्रोजेक्ट का, मान लीजिए सरकार की कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट स्कीम है, तो इस स्कीम का हम इम्पैक्ट स्टडी करते हैं, इस स्कीम की हम असेसमेंट स्टडी करते हैं, ताकि ये पता चले कि इस स्कीम का आउटकम और इम्पैक्ट क्या ये पॉजिटिव है, क्या इस स्कीम ने जो डिजायरेबल चेंज थी या जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसे अचीव किया है या नहीं किया है. तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें, अगर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फर्स्ट कह रहा है कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है. क्वांटिफाइंग शैडो प्राइसेस,
and evaluating projects net economic utility and social impact on the community, recording carbon credits in the balance sheet as intangible assets, measuring direct labor productivity per unit of overhead cost. तो ये भी तो नहीं होगा ना. Reducing carbon credits, the right answer is option 2. Quantifying shadow prices, ठीक है, and evaluating a project net economic utility so and social impact on the community. If a company has a operating leverage of 3 and financial leverage of 2, what will be the percentage change in earning per share if sales increase by 10%? तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड लिवरेज. तो कंबाइंड लिवरेज 3 into 2 कितना हो गया 6. ठीक है, फिर इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज किसके बराबर होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ठीक है, अब यहां पे आपको दे रखा है ना परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10%. तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कितना है 6. आपको कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. तो ये तो आपको नहीं दे रखा है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 10%. क्या दे रखा है 10%. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी इक्विवेलेंट टू 6 into 10. ठीक है, 10%, तो ये आपका 100 600 60%. क्या हो जाएगा 60%. तो बेसिकली इससे हम क्या देखते हैं, अगर हमने सेल्स 10% इंक्रीज की, सेल्स 10% इंक्रीज करने से हमारा जो ईपीएस है वो कितना इंक्रीज होगा 60%. अगर आपकी सेल 10% इंक्रीज हो जाए तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग 60% इंक्रीज होंगी. इसे हम कहते हैं ईपीएस. ठीक है, आई होप आपको लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट जब हमने पूरा ये क्लियर कर चुके हैं हम ऑलरेडी, लिवरेज क्या होता है. तो लिवरेज का मतलब होता है डेट का यूज करना फर्म में. सो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, 3 तरह की लिवरेज होती है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. When evaluating two mutually exclusive projects of unequal lifespans, which capital budgeting technique is the most appropriate? Capital budgeting technique क्या होता है, capital budgeting का मतलब होता है making investment in fixed assets, making investment in fixed assets या assets में invest करना. आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो डिफरेंट सिनेरियोज का, स्कीम ए स्कीम बी, दोनों में से कौन सी स्कीम बेटर रहेगी. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. तो आई होप आपने प्रोबेबिलिटी जब पढ़ी होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और आपको किसी एक को एक्सेप्ट करना है और किसी एक को रिजेक्ट करना है. उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यानी कि अगर एक होगा तो दूसरे को रिजेक्ट होना पड़ेगा. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि अब इस ऐसा अगर हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अनइक्वल यूजफुल लाइफ स्पैन्स हैं, एक का 7 साल है, एक का 5 साल है, इस मेथड में हम किस कैपिटल बजटिंग टेक्निक का यूज करते हैं. ठीक है, अब इक्वल, इसका राइट आंसर है इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी या रिप्लेसमेंट चेन मेथड. ये क्या करता है, ये 7 साल के प्रोजेक्ट और 5 साल के प्रोजेक्ट को इक्वलाइज कर देता है. क्या कर देता है, इक्वलाइज, जिससे हमें कंपेयर करना आसान हो जाता है. तो इससे हम बड़ी आसानी से दोनों प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. तो ये आपके कैपिटल बजटिंग के मेथड्स होते हैं. तो जब हमने ये करवाया था, ये पूरा हम डिस्कस किया हुआ है हमारे कोर्स में, A to Z एवरीथिंग. ठीक है, तो आज के लिए ये क्वेश्चंस थे जो आपके. तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर इससे ऊपर भी लेवल इंक्रीज करना है तो नेक्स्ट टाइम हम इससे लेवल और बढ़ा सकते हैं. जैसे आप बच्चों का कईयों का फीडबैक था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बता दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपका एपेटाइट कितना है, लाइक इससे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए या यहाँ तक ठीक है. ठीक है, तो आपका फीडबैक था तो उसको हमने डेफिनेटली कंसिडर करना है. सो नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ
नई सीरीज के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं. सो टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.